नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। प्रदर्शन करने वालों को दी नसीहत, कहा राष्ट्रीय स्तर पर मामले को न फैलाएं। अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, देशमुख के खिलाफ सरकारी गवाह बनना चाहता है सचिन वाजे, ईडी को लिखी चिट्ठी। उन्नाव में अपहरण के बाद लड़की की हत्या कर शव दफनाया, सपा के पूर्व मंत्री के बेटे पर लगा आरोप, लापरवाही करने पर इंस्पेक्टर सस्पेंड। पत्रकार राणा अयूब पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा राशि कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग के लगे आरोप। नया पाकिस्तान बनाने में फेल हुए इमरान खान, पहली बार स्वीकार की अपनी गलती, कहा वादों पर नहीं उतरा हूं खरा। सबसे पहले बात हिजाब पर हुई सुप्रीम सुनवाई पर। कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत भी दी है कि वो इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न लेकर जाएं और इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजेस में ड्रेस के अलावा स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे पर रोक रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ हिजाब के समर्थन में कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गया है और मालेगांव में हिजाब डे मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। डॉक्टर साहब, ये जो हिजाब है, ये जो मुद्दा है, ये काफी बवाल मचा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि वो इस पर सुनवाई नहीं करेगी। देखिए, 3-4 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि कई सारे लोग, मीडिया सभी से बता रहे हैं कि भाई हिजाब का मसला है। चाहे वो मालेगांव हो, चाहे उडुपी हो, चाहे कर्नाटक के अलग अलग स्कूलों से जो तस्वीरें आई, उसमें तो पूरा का पूरा बुर्का नजर आ रहा है। हिजाब कहाँ है? ये इस्लामी प्रतीक चिन्हों को असर्ट करने की लड़ाई जो पीएफआई और कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा हिंदुस्तान पे लगाया जा रहा है, उसकी साजिश की जा रही है। ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग के दौरान बवाल मचा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोगों की मौत हुई। ये मसला उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा इमोटिव नज़र आ रहा है और इसलिए ये जो बुर्का गैंग है, इसको हिजाब में नहीं कहता, ये बुर्का गैंग जो है, इसको हाईकोर्ट से जब लताड़ पड़ी, ये लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई ये इंटरिम ऑर्डर जो डाला गया है कि किसी भी तरह के धार्मिक ड्रेसेस को आप पहन के स्कूल नहीं जाएंगे और स्कूल खुले रहेंगे, तो इनको मिर्ची लग गई, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो हाईकोर्ट का फैसला आने दो, इतनी बेचैनी किस बात को लेकर के है। और चूंकि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करना है, तो ये मसला महाराष्ट्र में भी चला गया, दिल्ली में भी है, पूरे देश भर में हो रहा है। महाराष्ट्र से आज एक वीडियो आया जहां एनसीपी बुर्का के साथ खड़ी नजर आ रही है। मजेदार बात यह है कि वहां पे खुद को हिंदुत्व वाली पार्टी बताने वाली सरकार है और मालेगांव में वहां पे बुर्का पहन के, ये हिजाब नहीं, बुर्का पहन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एनसीपी कि एक वर्कर जो बुर्का पहनी हुई थी, हिजाब लगाई हुई, उसका बयान आ रहा है कि मोदी को तो आग लगा देना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री को मारने की बात, यही शाहीन बाग में हो रहा था ना, कुत्तों की मौत, मारा जाएगा, ये किया जाएगा, छोटे छोटे बच्चों से आप कहलवा रहे थे। तो ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। मसला बहुत ही सिंपल है कि जिसको स्कूल में जाना है उसे यूनिफॉर्म पहनना होगा। बुर्का पहनने के अगर आपको शौक बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपका, तो आप मदरसे में इस फ्रीडम को अपनाएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में न हिजाब बैन है न बुर्का बैन है, लेकिन स्कूल के अंदर अगर यूनिफॉर्म है तो संविधान यही कहता है कि जो कोई भी स्टूडेंट उस स्कूल में पढ़ना चाहता है या चाहती है तो
आपको स्कूल के ड्रेस, यूनिफॉर्म और उनके नियमों को पालन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, लेकिन मसला काफी गंभीर है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर वसूली गैंग के आका की बढ़ी मुश्किलों पर। मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे ने अनिल देशमुख की मुसीबतों को दोगुना कर दिया है। सचिन वाजे ने ईडी को एक पत्र लिखा और कहा है कि वो अनिल देशमुख और बाकी लोगों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक सरकारी गवाह बनना चाहता है। वाजे ने ही ईडी के सामने देशमुख पर बार से वसूली कराने के कई खुलासे किए हैं। वहीं सचिन वाजे ने एक एफिडेविट में यह भी कहा है कि अनिल देशमुख ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि एंटीलिया विस्फोटक मामले में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रहा वाजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी एक आरोपी है। डॉक्टर साहब, अगर सचिन वाजे एक सरकारी गवाह बन जाता है तो अनिल देशमुख के काले चिट्ठे तो बाहर आएंगे, कितनी लंबी जेल में जाएंगे? देखिए, ये जो मसला है इसको समझना जरूरी है। महाराष्ट्र की सरकार ने वहां एक चांदीवाल आयोग उन्होंने गठित कर रखा है। तो जो पिछली बार वाजे वहाँ गए तो उन्होंने कह दिया था कि हमें अनिल देशमुख के कहने पे हम उगाही नहीं कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन ईडी के सामने उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सारा काम अनिल देशमुख के लिए ही कर रहा था। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये खबर आई कि भाई आपने चांदीवाल आयोग के अंदर आपने इस सारी बातें कही कि भाई अनिल देशमुख ने मुझे कभी कोई आदेश इस तरह का नहीं दिया, आपने वो बात क्यों कही? तब उसने बताया कि उसके परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है जी। उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये आरोप कि सचिन वाजे को नंगा करके वहां पे प्रताड़ित करने की प्रताड़ित किया जा रहा है, ये खुलासा परमवीर सिंह ने किया जी। और अब वो ये कह रहा है कि हम सरकारी गवाह बन जाएंगे। सरकारी गवाह बनने पे दो चीजें होंगी, एक तो सचिन वाजे की जो सजा है वो कम हो जाएगी जी। और अनिल देशमुख के बचने का रास्ता बंद हो जाएगा। और अनिल देशमुख जो अभी भी जेल के अंदर है वो उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ईडी ने कुछ और अलग अलग कंपनियां और करोड़ों रुपए का हेराफेरी का एक नया सबूत ईडी के हाथ मिला है। वो केस की अलग जो है वो जांच होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आप लाख चतुराई करें, यही अनिल देशमुख गृह मंत्री हुआ करते थे कुछ महीनों पहले तक, जिसको बचाने के लिए शरद पवार पूरी की पूरी अघाड़ी सरकार वो मौजूद हो गई थी। लेकिन फिर भी जो साक्ष्य है, जो सबूत है अनिल देशमुख के खिलाफ, वो इतना सॉलिड है कि इनका बच पाना नामुमकिन सा लग रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर उन्नाव के सनसनी केस पर। उन्नाव में एक दलित युवती का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर शव को 4 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया। लड़की का शव सपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह के प्लॉट से बरामद हुआ है। युवती की मां ने समाजवादी के पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया। काफी मशक्कत के बाद आरोपी राजौल और उसके करीबी को गिरफ्तार किया गया। निशानदेही पर शव बरामद होने के बाद लापरवाही के आरोप लगाए गए, जिस पर एसपी ने इंस्पेक्टर कोतवाली अखिलेश पांडे को निलंबित कर दिया है। वहीं सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डॉक्टर साहब, 4 महीने पहले एक लड़की का अपहरण हुआ और अब हत्या हो गई, और जो इल्जाम लग रहा है वो सपा के जो पूर्व मंत्री रहे उनके बेटे पर लगाया जा रहा है। क्या मामला दबाया गया? देखिए, ये मसला ऐसे वक्त पे सामने आया है जिससे अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। पहले तो वो सवाल करना चाहिए उन लोगों से जो कुछ दिन पहले तक ये जो हाथरस में भीड़ लगा के गए थे। आपको याद होगा इस तरह के केसेस, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वो खुद गाड़ी चलाते हुए पहुंची थी। कहाँ हैं ये लोग? कहाँ है वो लुटियन मीडिया, वो दलाल पत्रकारों का जत्था? अभी हाय तौबा क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए क्योंकि आरोपी का संबंध समाजवादी पार्टी से है जी। वो एक पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का बेटा है और दूसरा चुनाव का वक्त है। अब इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि इस बच्ची को, इस बिटिया को ये राजौल सिंह अपहरण करके अपने घर ले आया। उसको मार के उसके साथ ऑब्वियसली उसके साथ बलात्कार हुआ होगा, सब तरह की चीजें होंगी। उसको मार के इन्होंने अपने ही कंपाउंड के अंदर दफना के छोड़ दिया। अब बेचारी दलित मां वो दर की ठोकरें खा रही। वो थाने गई तो उनको कह दिया गया कि भाई तुम्हारी बच्ची तो बालिग है,
इसलिए वो कहीं भाग गई होगी किसी के साथ। कुछ दिन के बाद मालूम चल जाएगा। तो जनरली इस तरह के केसेस में होते हैं कि एक सप्ताह 2 सप्ताह में परिवार वालों को मालूम चल जाता है कि भाई वो भाग गई या कहीं शादी कर लिया, कहीं और चली गई। जब समय बीतता गया तो ये मसला सीरियस होता चला गया। चूंकि आरोप एक पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर के बेटे का था, तो हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए पुलिस भी थोड़ा सतर्क होकर के उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन जब समय बीतता चला गया तब ये मसला सीरियस हो गया, और ये तब जाकर के और भी ज़्यादा सीरियस हो गया जब इस दलित माँ ने अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने आकर के, वो यात्रा कर रहे थे उन्नाव के पास, वो कूद पड़ी उनके सामने। अखिलेश यादव ने सब कुछ देखा, जाना, समझा, लेकिन कोई मदद नहीं की। अब ये मसला जब सामने आया, जो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करना चालू, क्योंकि अब लड़की तो काफ़ी समय बीत रहा है, अब इसका कोई ठिकाना पता नहीं चल रहा है, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। और अपने तौर पे, अपने सोर्सेस के मुताबिक उनको मालूम चला कि भाई उसके ही घर के अंदर जो है कंपाउंड में उसको दफना दिया गया। तो वो दफनाने के बाद आज डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में बताया गया कि गला घोट के उसकी हत्या की गई है। अब जैसे ये खबर आई, अखिलेश यादव ने तुरंत कह दिया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये नेता भी हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल मसला है, क्योंकि मायावती ने भी ट्वीट कर दिया और बीजेपी की तरफ से भी लोग कह रहे हैं कि एक को चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। तो उसके कड़ी में कि चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन करने में थानेदार साहब जो है वो उन्होंने से चूक हुई, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। अब ये मसला जितना बड़ा होता चला जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, उतनी बड़ी मुश्किल जो है वो सामने खड़ी होती चली जाएगी। जी डॉक्टर साहब, अब बात राणा अयूब पर। लोगों की मदद के नाम पर धन की उगाही और उस पैसे की गड़बड़ी करने के मामले में पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अयूब की 1 करोड़ 70 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। ईडी ने कहा है कि राणा अयूब ने एक प्लानिंग के तहत आम जनता को धोखा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के आदेश में कहा गया कि राणा अयूब के घोटाले की शुरुआत तभी से शुरू हो गई थी जब उसने पैसा इकट्ठा करने के बाद उसे अपने और अपने परिवार के सेविंग अकाउंट से विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर साहब, आखिर कैसे राणा अयूब लोगों को पागल बनाकर उगाही का धंधा करती थी? देखिए, जब सोनू सूद हीरो बनने लगे तो राणा अयूब भी वहाँ मुंबई में कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवा कर रही थी, ये वो दावा कर रही है ना। ये पत्रकार वही है राणा अयूब जो $500 पे हिंदुस्तान को गालियां देने में सबसे आगे रहती है। जी। ये शाहीन बाग के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, कश्मीर हो, अलगाववाद हो, मोदी सरकार, मोदी, बीजेपी, हिंदुत्व, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाली ये पत्रकार है। जी। तो ये पत्रकार से कम अब तो कलाकार नजर आ रही हैं। तो इन्होंने ऑनलाइन इंटरनेशनल फंडिंग्स लेना शुरू किया जी। क्योंकि वो सेवा करेंगी। पैसे आए और इन्होंने क्या किया कि पैसे जो है वो अपनी सिस्टर, अपनी मदर, 4 अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिक्स डिपॉजिट कर दिया। जो पैसा वहाँ से आया तो वो आया ही, सूद भी कमा रही है जी, है ना। ये छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, 1 करोड़ 70 लाख का, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 7 करोड़ 8 करोड़ का मसला है ये। अभी आगे और भी खुलासे होंगे इसमें। अब इसमें एक और चालाकी इसने की जी। जो पैसा विदेश से आया उसमें अराउंड 74 लाख 75 लाख के आसपास इन्होंने पीएम रिलीफ फंड में भी डाल दिया। अब आप समझिए कितना बड़ी कलाकार है। उसके ट्विटर लाइन पे जाइए और उसके जो आर्टिकल्स पढ़िए तो कांग्रेस पार्टी के साथ ये भी सुर में सुर मिला करके ये टुकड़े टुकड़े गैंग की है, ये लुटियन मीडिया, यही सब है इनकी करतूत। समझिए, जो मैं बार बार कहता हूँ कि कहाँ से इन लोगों को साउथ दिल्ली में, साउथ मुंबई में बंगला इन पत्रकारों को कहाँ से आ गया ये समझ के परे है। हम लोग 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक फ्लैट नहीं खरीद पा रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये तमाशा ये लोग कर रहे हैं। तो पीएम फंड को लेकर के, पीएम केयर जो फंड है प्रधानमंत्री मोदी ने जो कोरोना के दौरान जो क्रिएट किया था, उसके खिलाफ ये जहर उगलती थी रोज। जी।
लेकिन जब इसको लगा कि चोरी पकड़ी जाएगी, इसने 75 लाख रुपए जो है उसमें भी डाल दिया कि भाई कम से कम बच जाएं। नियम क्या है, कहां गलती हुई, कहां चूक हुई। आप फंड ला सकते हैं जी। उसके लिए प्रावधान है, वो आपने उसका भी उल्लंघन कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, मानवीय काम कर रहे हैं, कोरोना में गरीबों की आप मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए भी नियम है कि आप ऑनलाइन जो पैसे पुल करते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, उसको अगर किसी को आर्थिक मदद करनी है तो उस फंड को उस जगह से सीधे उसके अकाउंट में जी। द टाइम आप वहां से पैसा निकाल के खुद के अकाउंट में डालते हैं, सिन, पाप हो गया जी। अब इनसे ईडी ने पूछताछ की थी तो पूछी कि नहीं नहीं उसको हम बाद में खर्च कर देंगे। मसला पुराना है ये मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा कि हम बाद में खर्च कर देंगे, पैसे आए साल भर से ज्यादा हो गया, कोरोना तो अब खत्म होने वाला है, अभी भी पैसा इनके अकाउंट में ही है, पूरा परिवार के पास जो है वो पैसा जो है पड़ा हुआ है जी। तो पहले तो दो चीजें हैं, पैसा किसने दिया, कहां से आया, क्या राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है, चूंकि ये हिंदुस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखती हैं, क्या ये आईएसआई के जरिए पैसा आया, क्या ये पैसा चाइनीज एजेंटों ने इन्हें दिया, किन लोगों ने पैसे दिए, इसका खुलासा होना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि भाई आप जो बिना नियम कानून को दरकिनार करते हुए आप आ गए और सारे लोग अब शुरू हो गए कि मैं मुस्लिम हूं, मैं मोदी विरोधी हूं, इसलिए ईडी का छापा पड़ रहा है। मतलब आप ये चाहते हो उस देश में ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये शातिर लोग, कि हम मोदी को गालियां देते हैं तो हमारे लिए हिंदुस्तान में कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए। यही लॉजिक है इनकी। हम अगर मुसलमान हैं तो हमारे पापों के ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम मुस्लिम हैं, महिला हैं और मोदी विरोधी हैं तो हम ड्रग पेडलर से पैसा उठा के ले आए, हम आईएसआई से पैसा उठा के ले लें, हम जो है वो दुनिया भर के अखबारों में आर्टिकल्स लिखे हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान की जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़े करें, तो ये तो चलता है नहीं। सारी जानकारी पब्लिक होनी चाहिए कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो इंटॉलरेंस गैंग और जो लुटियन मीडिया है, जो अब तक 70 साल से ये जो ऐशो आराम की ज़िंदगी लूट खसोट करके इधर का माल उधर, इधर का माल इधर करके जी रहे थे, उनकी हकीकत जानने का अधिकार पूरे देश को है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर इमरान खान की बर्बादी पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता में आने से पहले पड़ोसी मुल्क के विकास के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इमरान राज में पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो चुका है कि उसे विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके अलावा देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है और विपक्ष ने इमरान को बुरी तरह से घेर लिया है। तो वहीं अब इमरान खान ने भी स्वीकार किया है कि वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए। इमरान खान ने स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान में बदलाव नहीं ला सके जिसका उन्होंने सत्ता में आने के समय वादा किया था। इमरान ने इसका ठीकरा पाकिस्तान के सिस्टम में खराबियों पर फोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को नर्क में झोंकने का जो काम था उसकी बात इमरान खान ने कबूल कर ली है, अब इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देने के लिए थोड़ी उन्होंने माफ़ी मांगी, उनको तो हटाया जाएगा। 23 तारीख को वहाँ फिर से एक तहरीक चालू होने वाली है, आंदोलन चालू होने वाला है। ये भाई साहब तो रियासत मदीना बनाने के लिए आए थे पाकिस्तान में, तो रियासत मदीना क्या बनेगा, रियासत पुदीना उन्होंने बना दिया। और जिहादियों के साथ आप हाथ मिलाएंगे, जिहादियों के साथ मिलकर के आप अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। आप हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए सारे रिसोर्सेज आप लगा देंगे और पाकिस्तान की जनता को, आवाम को, वहाँ के लोगों को आप रिलीफ देने के लिए आपके पास फूटी कौड़ी नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं? कम से कम इतना तो कर लिया होता कि जो फवाद चौधरी अभी हिंदुस्तान के खिलाफ उसने जो ट्वीट किया जी। ये हिजाब का जो मसला है, ये अल जजीरा, ये बीबीसी, ये पाकिस्तानी, ये चाइना, ये तमाम ये पूरा गैंग है, ये शाहीन बाग
वाला गैंग, तो भाई तुम्हारे विदेश मंत्री को और कोई काम धाम नहीं है। तो इमरान खान की चिंता प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा है, हिंदुस्तान की नीतियां वो ज़्यादा है। इमरान खान का पूरा ध्यान और दिमाग जो है वो कश्मीर पे लगा रहता है। टुकड़े टुकड़े गैंग को कैसे पैसे पहुंचाने हैं, उसमें ये काम में जो है पाकिस्तानी जो है वो लिप्त रहते हैं। अब जब सब कुछ खत्म हो गया जी, तो ये माफ़ी मांग रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये इमरान खान ये पाकिस्तान का केजरीवाल है। जो हश्र उधर हुआ है इमरान खान का, कुछ दिन के बाद ये भी इधर माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप बिना नीति, बिना विचारधारा, बिना पॉलिसी, बिना विज़न के सरकार में जब आप बैठ जाते हो तो यही चीज़ होता है। और यही सिर्फ इमरान खान या केजरीवाल नहीं, दुनिया के तमाम इस तरह के लीडर्स कि जिन्होंने जनता को बड़े बड़े सपने तो दिखाए, लेकिन उनको लागू करने की नीयत उनके पास नहीं थी, कैलिबर उनके पास नहीं था, त्याग करने और तपस्या करने की कुव्वत उनके पास नहीं थी। तो यही पाकिस्तान झेल रहा है। पाकिस्तान अभी और झेलेगा। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।